नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। क्या आपने कभी सुना है कि कोई ठग एक साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों को बेवकूफ़ बना दे, पूरे विभाग को बेवकूफ़ बनाकर गायब हो जाए और उसका पता भी न चले? क्या आपने सुना है कभी कि कोई ठग बाकायदा इश्तिहार दे करके लोगों को बेवकूफ़ बनाए और किसी को शक भी ना हो? क्या आपने सुना है कि लोगों के सामने लोगों की आंखों में धूल झोंक करके कोई ऐसे गायब हो जाए जैसे कभी था ही नहीं और उसका अब तक कोई भी सुराग न लगा हो? तो श्रेष्ठ भारत की इस विशेष सीरीज एक कहानी ऐसी भी में आज बात एक ऐसे ठग की जिसने एक साथ लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे पुलिस प्रशासन और एक विभाग को ही बेवकूफ़ बना दिया और आज तक उसका कोई भी सुराग लग नहीं पाया है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 1990 के दशक से। जगह थी मुंबई और मुंबई के अखबारों में अचानक से एक इश्तिहार आता है कि आयकर विभाग को दर्जनों लोगों की ज़रूरत है, लिहाजा वो लोग अप्लाई करें। इश्तिहार नौकरी के लिए था और उस वक्त भी नौकरी के लिए बहुत मारामारी थी, लिहाजा सैकड़ों लोगों ने एक साथ आवेदन किया। कई हफ्तों तक इसकी प्रक्रिया चली, बाकायदा रिटन एग्ज़ाम हुआ, इंटरव्यूज़ हुए, जीडी हुआ और उसके बाद उनमें से 100 लोगों को सिलेक्ट किया गया कि आप आयकर विभाग के लिए काम करेंगे। इस सिलेक्शन के बाद बाकायदा एक बिल्डिंग में उनको बुला करके कई दिनों तक ट्रेनिंग दी गई, जिस ट्रेनिंग में शामिल था कि कैसे कहीं पर छापा मारा जाए, कैसे डॉक्यूमेंट जुटाए जाएं और कैसे सबूत तलाशे जाएं जिससे कि विभाग को वो जानकारी मिल सके जिसके बारे में उसको ज़रूरत है। नई उम्र के लड़के लड़कियां इसमें शामिल हुए थे। उन्होंने नौकरी के लिए आवेदन किया था। पहला मौका था जब उनको कोई सरकारी नौकरी मिल रही थी और ये बहुत ही सुनहरा मौका था, लिहाजा हर कोई जी जान से जुटा हुआ था, हर कोई अपना बेस्ट देना चाहता था। इसलिए जैसा कि ऑर्गेनाइजर्स कह रहे थे वैसा ही वो लोग कर रहे थे। हर रोज़ सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक दफ्तर के टाइम की तरह से ट्रेनिंग चलती थी और उस ट्रेनिंग में सभी लोग शामिल होते थे। उनसे उनके दस्तावेज जमा करा गए। उस वक्त आधार, आईडी तमाम चीज़ें नहीं होती थीं, लेकिन जो भी दस्तावेज उनसे जुड़े हुए होते थे उनके घर के पते को लेकर के या उनके कैंडिडेचर को लेकर के वो सब जमा कराए गए। उनकी स्क्रूटनी हुई, कुछ एक लोगों को उसमें से फेल भी किया गया। उसके बाद उन 99 लोगों को उस टीम में रखा गया जिनकी उन लोगों को ज़रूरत थी। ट्रेनिंग और सिखाने का यह सिलसिला करीब 2 महीने तक चला। हर दिन उसी दफ्तर में तमाम लोग आते थे और उन लोगों को ट्रेनिंग देते थे, उसके बाद चले जाते थे। तमाम नौकरी पाने वाले लोग भी इस तरह से जुटे रहते थे कि जैसे उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है और वो अपना सबसे बेहतर काम दिखा देना चाहते हैं। ये जो लोग थे ये 6-7 की संख्या में थे और हर दिन क्लास के रूप में इन लोगों से बातचीत करते थे, इनको प्रैक्टिकल समझाते थे, इनको किताबी ज्ञान देते थे और ये बताते थे कि आयकर विभाग किस तरह से काम करता है। और इसके लिए बाकायदा वीक में एक बार एग्ज़ाम भी लिया जाता था। ये एग्ज़ाम थ्योरेटिकल होता था और उसमें तमाम ऐसे सवाल पूछे जाते थे कि किस स्थिति में आप किस तरह से बिहेव करेंगे और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सब कुछ स्मूथ चल रहा था और किसी को इस बात का शक नहीं था कि वो आगे आने वाले दिनों में एक ऐसी साजिश का हिस्सा बनने वाले हैं जो उनको जीवन भर याद रहेगा। ये ट्रेनिंग और सिखाने का दौर करीब 2 महीने तक चलता रहा और इस 2 महीने के दौरान ये 99 लोग हर रोज़ दफ्तर में आते थे। बाकायदा इसके लिए एक बिल्डिंग थी जिसमें आयकर विभाग का बोर्ड लगा हुआ था, उसमें तमाम कर्मचारी काम करते थे और उनके बीच जाकर एक हॉल में इनकी ट्रेनिंग होती थी और ट्रेनिंग के बाद इनको वापस भेज दिया जाता था। इस दौरान इन लोगों ने इन सभी कैंडिडेट्स को न सिर्फ आई कार्ड दिए बल्कि पहचान की वो सारी चीज़ें दी जिससे ये साफ हो सके कि ये आयकर विभाग के लिए ही काम कर रहे हैं। और उनको हर बार बताया जाता था कि हर एक कार्रवाई को, हर एक ट्रेनिंग को, हर एक जानकारी को ये अपने तक रखेंगे, क्योंकि आयकर विभाग की कार्य प्रणाली ऐसी है जिसके बारे में कम लोगों को पता चले उतना ही अच्छा है। उनमें से कुछ लोगों ने अपने घरों में ज़रूर बताया था, लेकिन आसपास के लोगों से वो डिस्कस इसलिए नहीं करते थे कि उनको सख्त हिदायत थी किसी से भी इस बारे में बात नहीं करना है, क्योंकि एक विशेष टीम बनाई गई है जिसका काम, जिसका मकसद ऐसा है जो बहुत बड़ा है। लिहाजा ट्रेनिंग के बाद आपको बताया जाएगा कि आखिरकार आपको करना क्या है। धीरे धीरे इस तरह से 3 महीने बीत जाते हैं। इनमें से कुछ लोगों को इस बीच में भी हटा दिया गया क्योंकि वो तमाम सवाल पूछते थे, तमाम जानकारी साझा करने की बात करते थे और ये जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनको शक था कि ये कहीं कोई बात बाहर न कह दें या फिर वो उनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं। लिहाजा उनमें से कुछ लोगों को हटा भी दिया गया, लेकिन आखिर में भी 90 लोगों की वो टीम बची जिसको लगातार ट्रेनिंग दी जा रही थी। 3 महीने के बाद
आखिरकार वो वक्त आया जब एक दिन ऑर्गेनाइजर्स ने सभी को बुला के कहा कि आने वाले सोमवार यानी 3 दिन बाद आपको वो काम करना है जिसके लिए आपका रिक्रूटमेंट हुआ है। और साफ था कि ये काम कोई बहुत बड़ा काम था, लिहाजा आपको बताया भी उस दिन जाएगा जिस दिन आपको काम पर जाना होगा। वो सारे के सारे 90 लोग सोमवार के दिन ठीक 9 बजे उस जगह पर पहुंच गए जहां पर उनको बुलाया गया था। और उसके बाद इन ऑर्गेनाइजर्स ने उनको बताया कि आखिरकार उनका असली मकसद क्या है। तय निर्देशों के मुताबिक सोमवार के दिन ये लोग जब वहां पर पहुंचे तो उनको बताया गया कि आखिरकार उनको करना क्या है, लेकिन इसके साथ ये भी ताकीद की गई कि किसी को इस बारे में जिक्र भी नहीं करना है, क्योंकि आयकर विभाग एकदम गुप्त तरीके से काम करता है और कोई भी जानकारी बाहर नहीं लीक की जा सकती। और इन सारे निर्देशों के बाद उनसे कहा गया कि अगले दिन सुबह करीब 6 बजे पहुँचना है। सब लोग बताए गए निर्देशों के मुताबिक अगले दिन सुबह 6 बजे एक जगह पर इकट्ठा हुए। उनके साथ तमाम गाड़ियां थीं, कई और लोग थे और ऑर्गेनाइजर्स भी थे, और उनके साथ थे ये 90 लोग जो कि एक रेड के लिए जाने वाले थे। और ये रेड होनी थी मुंबई के एक जावेरी के यहाँ। ये जावेरी थे भीमराव जावेरी, उस वक्त बहुत बड़े ज्वेलर जिनका करोड़ों का कारोबार था। उनके कई शोरूम्स थे और उस शोरूम में करोड़ों के जेवर, रत्न, नकदी, तमाम बहुमूल्य चीज़ें थीं जिनके बारे में जानकारी मिली थी कि वो कर की चोरी करते हैं, यानी इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, और उसी शिकायत के आधार पर ये रेड की जानी थी। 6 बजे से शुरू हुआ सिलसिला ये करीब 9 बजे तक चला, जिसमें तमाम चीज़ें इन लोगों को और समझाई गई। उसके बाद उनके एक शोरूम पर पहुँचे जो सबसे बड़ा शहर का शोरूम था, और वहाँ पहुँचने के बाद इंतज़ार किया जाने लगा कि जब स्टाफ का पहला कोई आदमी वहाँ पर आएगा। करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास स्टाफ का पहला आदमी वहाँ पर पहुँचा और उसके बाद उससे पूछताछ शुरू हुई। उसको बताया गया कि ये टीम आयकर की टीम है और आप जब तक इजाज़त न हो तब तक आप इस शोरूम को नहीं खोल सकते हैं और बाकी स्टाफ को आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। और धीरे धीरे करके जब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास पूरा स्टाफ आ गया, उसके बाद ये पूरी टीम दाखिल होती है भीमराव जावेरी के शोरूम के भीतर। आमतौर पर किसी भी ज्वेलर के यहाँ काम खत्म होने के बाद शाम को सारी ज्वेलरी एक लॉकर में रख दी जाती है, कुछ एक को छोड़ करके, और ऐसा ही भीमराव जावेरी के यहाँ भी होता था। इसके बाद जब ये लोग शोरूम के भीतर दाखिल हुए तो कुछ ज्वेलरी शोकेसेस में सजी हुई थी, लेकिन बाकी सब लॉकर में थी। इसलिए बोला गया कि मालिक के आने का इंतज़ार करो, लेकिन किसी को फ़ोन नहीं करना है जब तक मालिक खुद ना आ जाएं। शोरूम के मालिक भी करीब 12 बजे के आसपास शोरूम में पहुँचे और रोज़ की तरह उन्होंने सोचा था कि यहाँ पर शोरूम खुल चुका होगा, लेकिन शोरूम खुला नहीं था, बल्कि उसके अंदर तमाम ऐसे लोग बैठे हुए थे जिनको वो नहीं पहचानते थे, और इसके साथ ही उनका स्टाफ मौजूद था जिनके चेहरे को देख करके लग रहा था कि वो काफ़ी परेशान हैं। जब उनको देख करके माजरा समझ में नहीं आया तो ऑर्गेनाइजर्स में से एक शख्स उठा और वो मालिक के पास जा करके बोलता है कि मैं इनकम टैक्स विभाग से हूँ और शिकायत मिली है कि आप टैक्स की चोरी करते हैं, लिहाजा यहाँ पर रेड पड़ी है और अब हम यहाँ की पूरी जांच करेंगे और उसके बाद ही अपनी रिपोर्ट के आधार पर कुछ तय करेंगे। इस पर मालिक ने साफ तौर पर बोला कि उनके पास इसकी कोई जानकारी नहीं है और वो दस्तावेज दिखाई जिसके आधार पर ये रेड की जा रही है। उस ऑर्गेनाइजर ने यह भी साफ किया कि इनकम टैक्स कभी भी पहले बता करके रेड नहीं करता है, लिहाजा हम इस रेड को कर रहे हैं और आप चाहें तो तसल्ली के लिए फ़ोन कर सकते हैं ऐसी जगह पर जहां से आपको तसल्ली हो सके कि आखिरकार रेड की गई है। खैर, पूरा सिनारियो ऐसा था जिसमें तमाम लोग ऐसे मौजूद थे जो देखने से ही अफसर लग रहे थे। उनके पास आई कार्ड थे, बाहर सरकारी गाड़ियां खड़ी थीं और वो पूरा माहौल ऐसा लग रहा था कि मालिक को समझ में आ चुका था कि ये जो लोग हैं ये जेन्युइन हैं और रेड डालने के लिए आए हैं। लिहाजा उसने अपनी दलीलें देनी शुरू कर दी। उसने कहा कि मेरे सारे दस्तावेज कंप्लीट हैं और जितनी भी यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं उनकी बाकायदा इनकम टैक्स की जो भुगतान है वो किया जाता है, लिहाजा मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया है, इसलिए जैसे चाहें वैसे आप जाँच कर सकते हैं। इसके बाद ऑर्गेनाइजर्स ने जो 90 लोग थे उनको सबको बताए हुए तरीके से रेड करने के लिए कहा, जिसमें तमाम लोग वो वहाँ पर उठे और पूरे शोरूम की टेलीफोन लाइंस काट दी। उस वक्त सीसीटीवी का बहुत ज़्यादा चलन नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ कैमरे थे, इन कैमरे के तार काट दिए। सबको इस बात की ताकीद की गई कि कोई कहीं भी कॉल नहीं कर सकता है। उस वक्त मोबाइल का भी ज़माना नहीं था, लैंडलाइन से ही फ़ोन किए जाते थे और सबको साफ बोला गया कि कोई कहीं फ़ोन नहीं कर सकता है, शोरूम से बाहर तब तक नहीं जा सकता है जब तक कि उनसे कहा न जाए और इसके भीतर भी कोई नहीं आ सकता है। ये कहते हुए पूरे शोरूम के शटर को अंदर से बंद कर लिया गया। अब शोरूम के भीतर 90 लोग, वो 6 लोग जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो, इसके अलावा 30-35 लोगों का वो स्टाफ था जो रोज़ काम करने के लिए आता था। उन लोगों को एक तरफ बिठा दिया गया और आदेश दिया गया तमाम ज्वेलरी, तमाम रत्न, तमाम वो वैल्यूएबल चीज़ें जो इस शोरूम में मौजूद हैं ला के काउंटर पर रखी जाएँ और उनकी रसीदें दिखाई जाएँ।
मालिक पूरी तरीके से आश्वस्त था कि उसने कोई भी गलत काम नहीं किया है, लिहाजा उसने स्टाफ को आदेश दिया कि जो चीज़ें मांगी जा रही हैं यहाँ सामने ला करके रखी जाएँ, जिससे कि ये जो टीम आई है, जो अधिकारी आए हैं, ये इसकी जांच कर लें, तसल्ली कर लें, उसके बाद वो वापस जा सकते हैं। इतना कहने के बाद जो स्टाफ के लोग थे वो तमाम लॉकर्स को खोल करके उसमें से ज्वेलरी, सोना, चांदी, जो भी चीज़ें थीं वो लेकर के बाहर आए। उनसे जुड़े हुए दस्तावेज, उनकी खरीद फरोख्त से जुड़े हुए कागजात लेकर के सामने आ गए। एक एक करके तमाम उन 90 अधिकारियों ने एक एक कागज़ों को जांच करना शुरू कर दिया और कागज़ों की जांच के आधार पर अलग अलग तरीके से ब्रीफकेस में बंडल बनाने शुरू कर दिए उन ज्वेलरीज की जिनसे जुड़े हुए वो कागजात थे। इस पर पहली बार मालिक ने सवाल किया, पहली बार उसने अपना मुंह खोला और कहा कि जब हम हर चीज़ का आपको दस्तावेज दिखा रहे हैं तो इन ज्वेलरी को आप अलग क्यों रख रहे हैं। इस सवाल पर ऑर्गेनाइजर में से एक उठा और उसने कहा कि ये तरीका होता है कि जो भी ज्वेलरी हम जाँच करते हैं उसके दस्तावेज का मिलान आपके कहे मुताबिक जो भी आप चीज़ें दिखा रहे हैं उन चीज़ों का मिलान करते हैं और उसके बाद आपकी ज्वेलरी रिलीज़ की जाती है और इसके लिए पूरी प्रक्रिया फॉलो की जाएगी जो गाइडलाइंस में है। इसके लिए बाकायदा वो एक किताब भी लाए थे जिसमें तमाम नियम, कायदे, कानून लिखे हुए थे। उनको पढ़ने के बाद मालिक को भरोसा हो गया और उसने इत्मीनान से इन लोगों को जाँच करने दी। ये सिलसिला करीब 6-7 घंटे तक चला क्योंकि बड़ा शोरूम था, अरबों की संपत्ति के बराबर वहाँ पर ज्वेलरी मौजूद थी और एक एक करके करीब 40 बैग ऐसे इकट्ठा हो गए जिसमें ज्वेलरी, रत्न और तमाम चीज़ें थीं जो कि उस शोरूम से जुड़ी हुई थीं और उनके दस्तावेज़ों को भी एक अलग बक्से में रखा गया और उसके साथ ही सिलसिला शुरू हुआ ठगी का ऐसा, जिसके बाद लोग जानने के बाद हैरान रह गए। जब सारी जांच और कागज़ों के मिलान पूरे हो गए तो इस टीम को ऑर्गेनाइजर ने आदेश दिया कि इन 40 बक्सों को, 40 ब्रीफकेस को बाहर रखी गाड़ियों में रखा जाए और उसके दस्तावेजों की तमाम कॉपीज़ को भी एक बक्से में रख करके गाड़ियों में रखा जाए। इस पर मालिक ने फिर से आपत्ति की, कहा कि ये कोई तरीका नहीं होता है कि आखिरकार आप जब जांच कर चुके हैं तो इस तरह से कैसे लेकर जा सकते हैं। इस पर ऑर्गेनाइजर ने कहा कि ये सारे दस्तावेज और सारी ज्वेलरी लेकर के हम विभाग के हेडक्वार्टर में जाएंगे और वहाँ आकर के आपको तमाम दूसरे दस्तावेजों की कॉपी के साथ ये प्रूफ करना होगा कि जो हमने किया है वो आपके पास सबूत के तौर पर मौजूद है और उसके बाद आपकी ज्वेलरी रिलीज़ कर दी जाएगी। इसके लिए ऑर्गेनाइजर ने बाकायदा एक रसीद भी दी कि वहाँ से क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कागज़, क्या क्या और डिटेल्स ली गई हैं और उनकी पूरी रिसीविंग देने के बाद उनको एक ऑर्डर की कॉपी दिखाई जिसमें इस बात का आदेश था कि यहाँ पर रेड की जानी है। हालांकि मालिक को पूरी तसल्ली नहीं थी क्योंकि उसका शोरूम बंद करके सारी ज्वेलरी इकट्ठा करके आयकर विभाग ले जा रहा था और उसको उन पर शक हो रहा था, लेकिन कोई तरीका नहीं था क्योंकि कोई फ़ोन नहीं करने दिया जा रहा था, बाहर से अंदर किसी को नहीं आने दिया जा रहा था, अंदर से बाहर भी कोई नहीं जा सकता था और करीब 97-98 लोगों की भारी भरकम टीम अंदर मौजूद थी जो कि उस पर दबाव बनाए हुए थी। लिहाजा वो चाह कर भी कुछ नहीं कह सके और एक एक करके 40 के 40 ब्रीफकेस गाड़ियों में लदने शुरू हो गए। तब तक करीब शाम के 5 बज रहे थे और बाहर भीड़ इस बात के लिए भी लग चुकी थी कि आखिरकार आज इतना बड़ा शोरूम बंद क्यों है और कोई भी स्टाफ का कर्मचारी ना तो फ़ोन उठा रहा है ना ही वहाँ पर दिख रहा है। साथ ही साथ उन ग्राहकों को भी हैरानी हो रही थी जो लगातार किसी न किसी काम से स्टाफ के लोगों को फ़ोन कर रहे थे। लिहाजा उनमें से कुछ लोग शोरूम के बाहर आ गए थे कि शायद शोरूम खुला होगा और हम भीतर जा सकेंगे। वो सारे लोग शोरूम के बाहर खड़े हुए थे, यानी एक तरीके से वहाँ पर मजमा लग चुका था। करीब 6:30 बजे के आसपास जब शोरूम का शटर उठा और उसके अंदर से इतनी बड़ी टीम निकली, वो भी ब्रीफकेस के साथ, कि तो बाहर के लोग सकते में आ गए। तब उनको पहली बार पता चला कि शोरूम पर रेड पड़ी है, आयकर का छापा पड़ा है जिसमें तमाम जब्ती की गई है और उस जब्ती के सामान के साथ अब टीम वापस जा रही है। ब्रीफकेस को लादने का सिलसिला करीब आधे घंटे तक चलता रहा और उसी दौरान जब मीडिया को खबर लगी तो अखबार के कुछ लोग वहाँ पर पहुँच गए। उन लोगों ने बाकायदा फ़ोटो खींची, लेकिन तब तक टीम सारे ब्रीफकेस को रख करके जा चुकी थी और वहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये जानकारी मिली कि जो स्टाफ के लोग हैं उन्होंने बताया कि आज आयकर की टीम ने छापा मारा था। मालिक भी वहाँ पर मौजूद था, उसने मीडिया को बताया कि किस तरह से पूरा प्रोसेस शुरू हुआ और अब वो सारे कागजात दिखा करके इनको वापस लाने की कार्रवाई करेगा क्योंकि उसे नहीं पता था कि नियम क्या होता है। करीब 7 बजे तक सारी टीम, सारे ऑर्गेनाइजर्स और सारे आयकर विभाग के वो अफसर जा चुके थे जो पिछले 3 महीने से ट्रेनिंग पा रहे थे। उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया था क्योंकि जैसा उनको निर्देश मिला था उन्होंने एकदम चुप्पी साधते हुए नियम के मुताबिक सब लोगों से बातचीत करके जैसा कहा गया था वैसा ही उन्होंने किया। सारे ब्रीफकेस लाद करके गाड़ियों में रखे और उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल गए। करीब 3 किलोमीटर दूर जा करके गाड़ियों का काफिला रुका और वहाँ पर उतर के ऑर्गेनाइजर ने बताया कि अब ये सारा सामान
आयकर विभाग के हेडक्वार्टर में जा रहा है और आप में से 2 लोग सिर्फ गाड़ियों में बैठ जाएं और इसके अलावा बाकी लोग वापस चले जाएं। कल से दफ्तर फिर से आना है और वहां पर इनकी असेसिंग यानी जो रिकॉर्ड जो रेड में पकड़े गए हैं तमाम चीज़ें उनका असेसमेंट किया जाएगा और उसके बाद एक रिपोर्ट शासन को भेजनी है। ये कह करके तमाम ब्रीफकेसों से लदा हुआ काफिला एक तरफ चल दिया और उसके साथ बैठे वो 2 लोग जिनका आयकर के अधिकारी के रूप में रिक्रूटमेंट किया गया था। इतनी बड़ी रेड और घटना के बाद मालिक परेशान था और उसके स्टाफ के लोग हैरान थे। साथ ही साथ मीडिया में भी खबरें आने लगी थीं। अगले दिन अखबार रंगा पड़ा था कि भीमराव जवेरी के यहाँ एक बड़ा छापा पड़ा है जिसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ पाई गई हैं, इसलिए आयकर विभाग ने तमाम सामान की जब्ती की है और अब उसकी जाँच की जा रही है। ये खबर आयकर विभाग के तमाम बड़े अधिकारियों ने भी पढ़ी। उसके बाद उनको हैरानी हुई क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि इस तरह की किसी रेड का आदेश दिया गया है। जो उसके आला अधिकारी थे उन्होंने अखबार के दफ्तरों में फ़ोन करना शुरू किया और फिर फ़ोन पहुंचा भीमराव जवेरी के दफ्तर में भी। जब असली अफसर ने आयकर विभाग के हेडक्वार्टर से फ़ोन किया भीमराव जवेरी के यहाँ तो उसको पता चला कि ये रेड पूरे दिन चली और किसी को संपर्क करने नहीं दिया गया था, इसलिए पता नहीं चला। ये वो वक्त था जब मालिक को पहली बार पता चला कि वो एक बहुत बड़ी ठगी का शिकार हो चुका है। आयकर विभाग ने ऐसी कोई रेड ही नहीं की है और जो लोग आए थे वो सारे के सारे फर्जी लोग थे। ना तो उनका आयकर विभाग से कोई लेना देना था, ना ही वो सरकारी मुलाजिम थे, बल्कि वो ठगों की एक ऐसी फौज थी जो वहाँ आकर के सबकी आंखों के सामने उनका सारा जेवरात, सारा सामान उठाकर चली गई और वो लोग कुछ नहीं कर पाए। बात शहर के सबसे बड़े ज्वेलर की थी और साथ ही साथ सवाल था महकमे की इज्जत का। लिहाजा आनन फानन में पुलिस के आला अधिकारियों को फ़ोन किया गया, तमाम टीमें लगाई गईं, दर्जनों जगह रेड्स की गईं और उसके बाद शुरुआत हुई उन लोगों की तलाश की जिन्होंने पूरा ये चक्र रचा था। पूरे दिन के तलाश के बाद पुलिस उन लोगों तक पहुंच गई जिन लोगों का रिक्रूटमेंट अधिकारियों के तौर पर किया गया था और उनसे पूछताछ में पता चला कि बाकायदा अखबार में इश्तेहार आया था और उन्होंने अखबार की कॉपी भी दिखाई। उनमें से कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हुआ था और वो इस बिल्डिंग में जाकर के ट्रेनिंग लेते थे। जब जांच की गई तो पता चला जिस बिल्डिंग में ट्रेनिंग आयकर विभाग के रूप में दी जाती थी वो दरअसल बिल्डिंग आयकर विभाग की थी ही नहीं। वो एक ऐसी एबेंडन बिल्डिंग थी जिसका कोर्ट केस चल रहा था और वो अच्छी हालत में थी, लिहाजा उसके पीछे की तरफ के रास्ते में आयकर विभाग का बोर्ड लगा करके इन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये सिलसिला 3 महीने तक चलता रहा। वहाँ सारा सेटअप किया गया, रंगाई पुताई बोर्ड भी लगाया गया, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ क्योंकि आमतौर पर अगर कोई सरकारी दफ्तर का बोर्ड लगा होता है तो तब तक वहाँ कोई नहीं जाता जब तक वहाँ कोई काम ना हो, और वो भी तब जब विभाग हो आयकर का। पुलिस वाले और इनकम टैक्स के अधिकारी समझ चुके थे कि ये इतिहास की सबसे बड़ी ऐसी ठगी हो चुकी है जिसके बारे में अगर किसी से जिक्र किया जाएगा तो चर्चा आम होगी और उसके बाद उनकी बेइज्जती होनी तय है। लिहाजा उन्होंने पूरी ताकत के साथ इन लोगों को तलाशना शुरू किया। ये कोशिश पहले 1 दिन, 2 दिन, हफ्तों, महीनों, फिर सालों में बदल गई, लेकिन असलियत ये है कि अब तक इन लोगों का कुछ भी पता नहीं चला कि आखिरकार वो लोग कौन थे जो लोग अखबार में इश्तिहार देकर गए थे। आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने इनको ट्रेनिंग दी, इस रेड को कंडक्ट किया, फर्जी तरीके से लोगों को तैयार किया और उसके बाद इतनी बड़ी लूट ठगी करके गायब हो गए। पुलिस ने जांच के नाम पर उन 90 लोगों को कई दिनों तक पूछताछ के लिए बुलाया, उनको बिठाया, उनमें से 1-2 लोगों को जेल भी भेजा, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला क्योंकि वो लोग खुद भी एक ऐसी साजिश का शिकार हुए थे जिसके बारे में वो पहले दिन से आज तक कुछ भी नहीं जानते थे। तो इस तरीके से चंद लोगों ने साजिश करके एक ऐसी ठगी को अंजाम दिया जिसका शिकार शहर का सबसे बड़ा ज्वेलर बना, सरकार के लोग बने, प्रशासन के लोग बने और पुलिस अब भी उनको तलाश कर रही है, लेकिन उनका कोई भी सुराग नहीं लगा पाई है। तो एक कहानी ऐसी भी कि इस खास एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार।